करता हूं। सर हेलो सर, एक मिनट। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर 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 प्रणाम सर गुड इवनिंग सर। सर जय गुड महाकाल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग नाम नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। सर आज हम लोग बड़ी बेसब्री से 1857 की क्रांति के विषय में जानने के इच्छुक हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। शुरू कर दें? सर प्लीज। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर वो कर लें, सर अनम्यूट कर लें अपने आप। हाँ कर लिया। ये बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए हैं, इनको एडमिट कर दीजिए। सर कर रहा हूँ। 24, 28, 30 लोग हैं इकट्ठे। सर सब जोड़ दिया सर, हो गया। सर कंटिन्यू करें सर। अच्छा, तो पुरानी हिस्ट्री पे ले चलते हैं। अब आज पहले तो अपने को बैकग्राउंड जानना है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की वो पृष्ठभूमि क्या थी जिसके कारण ये संग्राम हुआ। उस पृष्ठभूमि को जानेंगे और उसके बाद फिर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में आएंगे। कोई भी बड़ी क्रांति एक दिन के प्रयास का या एक दिन के असंतोष का परिणाम नहीं होती, उसमें बहुत सारे फैक्टर जब जुड़ते हैं तब इतनी बड़ी क्रांतियां होती हैं। और इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी शक्ति, अंग्रेज जो महाशक्ति थी, उसका विरोध कर पाने की क्षमता तब आती है जब वो आक्रोश बहुत दिनों से, बहुत सारे कारणों से लोगों में पनप रहा होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अंग्रेजों की महाशक्ति बनने से पहले भारत की महाशक्ति मराठा थी और 1818 में लगभग सारी रियासतें अंग्रेजों से अपने समझौते करके और उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1818 में होलकर वंश भी चला गया था। सिंधिया तो 1804 में चले गए थे। पेशवा ने भी 1802 में संधि कर ली थी। 1818 में एक घटना और हुई। 1818 में एक संधि हुई और उस संधि के तहत पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भारत की महाशक्ति थी पेशवा, वो पद ही समाप्त कर दिया गया। और अब यह तय हो गया था कि अंग्रेज ही भारत की महाशक्ति है। अब आप उस स्थिति की कल्पना करिए कि राजा जो निश्चंद रूप से, निश्चल और बिना किसी रोक टोक के और भारत में अपनी सत्ता जमाए हुए थे अलग अलग एरिया में, अब उनके ऊपर भी एक सत्ता बैठ गई जो उन्हें निर्देशित कर रही थी। और निर्देशित भर नहीं कर रही थी, कई जगह अपमानित भी कर रही थी। अब आप सोचिए कि जिसकी आदत हो शासन करने की, वो शासित होकर जीवन कैसे जिए। निश्चित था कि असंतोष पनपेगा और असंतोष पनपा। और उसकी अभिव्यक्ति 1818 से ही मध्य प्रदेश में शुरू हुई। तो मध्य प्रदेश में 1818 से ही असंतोष व्याप्त है। इसके दर्शन होने, इसके लक्षण मिलने शुरू हो गए थे। अब वो विस्फोट फिर जाके 1857 में बड़ा विस्फोट हुआ। छोटे छोटे विस्फोट तो उसके पहले भी हुए। उनमें से जो मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, वो विद्रोह लिखिए 1818 में मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में हुआ। 1818 में पहला विद्रोह अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में हुआ। ये क्यों हुआ उसका भी कारण समझ लीजिए। ये नागपुर में भोसले थे, वही मराठा ही हैं, ये नागपुर के मराठा, तो नागपुर में थे ये। और इनके एरिया का कुछ भाग मध्य प्रदेश में था
इनका एरिया मध्य प्रदेश में था मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये मध्य प्रदेश में थे। और जब 1818 की संधि हुई तो इनका ये एरिया ले लिया गया, और जब इनका ये एरिया ले लिया गया तो इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह किया, लेकिन फाइनली इनकी हार हुई। लेकिन 1818 का पहला विद्रोह मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र में हुआ। छोटी सी घटना है, याद। अब इसके बाद दूसरी पृष्ठभूमि तैयार हुई रामगढ़ रियासत की। रामगढ़ रियासत का नाम ध्यान रखिएगा, बड़ी फेमस रियासत है, जहां रानी अवंतीबाई लोधी जैसी सूरवीर पैदा हुई। तो लिखिए 1833 में रामगढ़ रियासत के राजा जुझार सिंह, 1833 में रामगढ़ रियासत है कहां? मंडला डिंडोरी वाला जो भाग है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मंडला डिंडोरी। 1833 में रामगढ़ रियासत के राजा जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरी घटना, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जीते नहीं लेकिन विरोध दर्ज कराया। तो दूसरी घटना हुई रामगढ़ रियासत में। बाद में यहीं से एक शासिका पैदा होंगी, वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैं बताऊंगा। तो आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि रामगढ़ रियासत कोई मंडला डिंडोरी के बीच में है, ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में हेडिंग डाल लीजिएगा बुंदेला विद्रोह 1842। हेडिंग डालिए बुंदेला विद्रोह 1842। अब इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनेगी वो जानिए। 1818 में जब मराठा हार गए तो बुंदेलखंड अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और बुंदेलखंड में अंग्रेजों ने अपना पहला हेडक्वार्टर सागर में बना लिया। बाद में 1818 बुंदेला विद्रोह 1842 में है, लेकिन पृष्ठभूमि 1818 शुरू कर रहा हूं। 1818 में जब मराठे हार गए तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया बुंदेलखंड में भी, और बुंदेलखंड के सागर में उन्होंने अपना पहला मुख्यालय बना लिया। बाद में जब नर्मदा एरिया भी उन्हीं के कब्जे में चला गया तो जबलपुर भी उन्हीं का केंद्र बन गया, जबलपुर भी हेडक्वार्टर बन गया। तो मध्य प्रदेश में सागर जबलपुर बेल्ट में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो अब जहां हेडक्वार्टर अंग्रेजों का बना, स्वाभाविक था कि उनकी नीतियों से सबसे पहले असंतोष भी वहीं पनपा होगा। परिणाम स्वरूप सबसे पहले सागर जबलपुर और बुंदेलखंड एरिया में, सागर में बुंदेला थे, जबलपुर में गोंड शासक थे और लोधी शासक थे जबलपुर के आसपास, मंडला के आसपास। तो इसलिए बुंदेला और गोंड शासक और लोधी शासकों में ही सबसे पहले असंतोष पनपा। बुंदेला बुंदेलखंड में थे, लोधी रामगढ़ मंडला डिंडोरी वाले बेल्ट में थे, और गोंड जबलपुर वाले बेल्ट में थे। रानी दुर्गावती का ध्यान करिए, वहीं पर सबसे पहले विरोध पनपा। अब यहीं आप बुंदेलखंड में मैं ले चलता हूं। बुंदेलखंड में क्या हुआ कि एक स्थान था, आप याद करिए, स्थान का नाम था चरखारी रियासत। याद करिए चरखारी रियासत। चरखारी रियासत था कहां? बुंदेलखंड में। उस बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में बुढ़वा मंगल मनाया गया। लिखिएगा, ये इसके पहले से बल्कि आ जाइए, 1836 में
सागर जिले में एक कानून बना। उस कानून के तहत जागीरदारों के अधिकार सीमित कर दिए गए और हाँ, महोबा यूपी वाला ही चरखारी, अधिकार सीमित कर दिए गए और अधिकार भर नहीं सीमित किए गए, जो कर्मचारी थे उनका जो रिस्पांस था राजाओं के प्रति वो भी अच्छा नहीं था, इसलिए राजाओं के स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी। अब राजाओं के स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी तो सारे राजा इससे व्यथित होते थे और इसलिए उनके अंदर अंदर इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भर रहा था। इसी बीच इस असंतोष के कारण बुढ़वा मंगल के दिन चरखारी रियासत में, बुढ़वा मंगल के दिन 1836 में चरखारी रियासत का सूपा स्थान है। 1836 में चरखारी रियासत का सूपा स्थान है। वहां पर बुंदेलखंड की करीब 42 रियासतों के राजा इकट्ठा हुए। राजा, जागीरदार वही इकट्ठा हुए। अब ये इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, राजा जागीरदार ही इकट्ठा हो रहे हैं। आगे बताइए, बता रहा हूं। अब बुढ़वा मंगल में होता क्या था, नौका में गायन और नृत्य का आयोजन होता था, जश्न मनाया जाता था। ये आयोजन किया था चरखारी के राजा थे रतन सिंह। बुढ़वा मंगल के दिन चरखारी के सूपा में 1836 में बुंदेलखंड की 42 रियासतों के राजा पधारे और आयोजन करता थे चरखारी के नरेश रतन सिंह। इस बुढ़वा मंगल के दिन दो काम हुए। पहला काम हुआ कि हम स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला काम हुआ इस मेले में कि स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। छत्रसाल की मिट्टी थी तो छत्रसाल की मिट्टी में छत्रसाल की सूरवीरता और देश के लिए मर मिटने का जज्बा तो रहेगा, तो वो था। तो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ और जो छत्रसाल के वंशज थे वही सब जगह फैल गए थे, अलग अलग रियासतों में। छत्रसाल थे तो पूरे बुंदेलखंड में अकेले उन्हीं का कब्जा था। जब छत्रसाल नहीं रह गए तो उतना सशक्त कोई शासक नहीं था, इसलिए अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में छत्रसाल के वंशज बट गए। चरखारी के पास का एक एरिया था जैतपुर रियासत, लिखे जैतपुर रियासत, हमीरपुर जिले में। जैतपुर रियासत हमीरपुर जिला यूपी में है। वहां का राजा था पारीक्षत, परीक्षित नहीं, पारीक्षत। पारीक्षत, जैतपुर के राजा पारीक्षत को बुंदेला विद्रोह का मुखिया चुना गया, नेतृत्व सौंपा गया। जैतपुर के राजा पारीक्षत को बुंदेला विद्रोह की कमान सौंप दी गई। अब जब कमान इनको सौंप दी गई बुंदेला विद्रोह की, तो इन्होंने अपने सारे, और इनके सहयोगी लिखिए, बुंदेला विद्रोह में इनके सहयोगी भी लिखते जाइए। सहयोगी थे इनके मधुकर शाह,
मधुकर शाह, मधुकर शाह इनके सहयोगी थे। दूसरे सहयोगी लिखिएगा हिरदेश शाह, हीरापुर के शासक थे। हिरदेश शाह हीरापुर के शासक। और मधुकर शाह नाराहट के राजा, मधुकर शाह नाराहट के राजा विजय बहादुर के पुत्र थे और इनके भाई का नाम गज सिंह उर्फ गणेश जू था। गज सिंह उर्फ गणेश जू था। अब देखिए यहां पर एक वर्ग तो वो हो गया जो अंग्रेजों से लड़ेगा, दूसरा वर्ग वो हो जाएगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। हमेशा से भारत का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे गद्दार हमेशा मिले हैं जो उनका साथ देंगे। अब यहां मैं दो नाम बताऊंगा, वो बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों के साथ रहेंगे लेकिन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। तो उनमें से एक थे, नाम लिखिएगा, बानपुर का राजा मर्दन सिंह। बानपुर का राजा मर्दन सिंह और साहगढ़ का राजा बखत बली। बानपुर का राजा मर्दन सिंह और साहगढ़ का राजा बखत बली। देखो इसमें नाम बहुत सारे आए और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए बताना मेरी मजबूरी है। बानपुर का राजा मर्दन सिंह, साहगढ़ का राजा था बखत बली। इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि सिंधिया ने इनके क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ, क्योंकि सिंधिया ने इनके क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था और अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि वह कब्जा दिला देंगे वापस। क्यों इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उसका रीजन ये था कि इनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने, सिंधिया ने कब्जा किया हुआ था लेकिन अंग्रेजों ने उसे दिलाने का वादा किया, बाद में दिलाया नहीं। और जब नहीं दिलाया तो ये जो अंग्रेजों का अभी समर्थन कर रहे हैं यही विरोध में हो गए थे। वास्तविक स्थिति ये थी। अब राजा परीक्षित लिखें, राजा परीक्षित की 1841 में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई। राजा परीक्षित की 1841 में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई। फिर 1842 में जब विजय बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद मधुकर शाह और उनके भाई, मधुकर शाह और उनके भाई गणेश जू ने नेतृत्व संभाला। गणेश जू ने नेतृत्व संभाला, लेकिन बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने उन्हें पकड़वा दिया। लेकिन बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने उन्हें पकड़वा दिया और 1843 में मधुकर शाह को फांसी दे दी गई और उनके भाई को काला पानी दे दिया गया। 19 साल का था उनका भाई। 1843 में बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने मधुकर शाह को पकड़वा दिया, उन्हें फांसी दे दी गई और उनके भाई गणेश जू को काला पानी की सजा हो गई।
मधुकर साह की समाधि सागर में है। सागर जेल में बनी है समाधि, क्योंकि वहीं फांसी दी गई थी। मधुकर साह की समाधि सागर जेल में है। अब एक गद्दार ने तो मधुकर साह को पकड़वाया, अब दूसरे के हाल सुनिए। साहगढ़ का राजा बखत बली ने, साहगढ़ के राजा बखत बली ने हीरापुर के राजा, हीरापुर के शासक हृदय शाह को पकड़वा दिया, लेकिन अंग्रेज स्लीमन की सिफारिश पर इन्हें छोड़ दिया गया, फांसी नहीं दी गई। शाहगढ़ के राजा बखत बली ने हृदय शाह को अंग्रेजों को पकड़वा दिया, लेकिन स्लीमन की सिफारिश पर इन्हें माफ कर दिया गया। विद्रोह दमाने कर्नल वाटसन जबलपुर भेजे गए। विद्रोह को दबाने कर्नल वाटसन जबलपुर भेजे गए, जबलपुर भेजे गए, और फिर उन्होंने सेना की मदद से विद्रोह का अंत कर दिया। विद्रोह दबाने कर्नल वाटसन भेजे गए और उन्होंने सेना की मदद से विद्रोह का अंत कर दिया। ये बुंदेला वंश की कहानी है, बुंदेला विद्रोह की कहानी है। इसके बाद 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में हम चलते हैं। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हेडिंग डाला। अब पहले तो ये कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो पहले तो ये जान लीजिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका किसकी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका थी नंबर 1 में राजा और जागीरदार, नंबर 2 में सैनिक, और नंबर 3 में जनता। जनता का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। तो नंबर 1 में राजा और जागीरदार, नंबर 2 में सैनिक, और नंबर 3 में जनता। इस बात को ध्यान रखिए। अब आखिर प्रश्न ये उठता है कि ये असंतोष अचानक पनपा कैसे। तो अब इसकी पृष्ठभूमि चाहिए। पहले से राज्य तो छीन ही लिया गया था, वो तो एक कहानी हो गई। तो वो असंतोष तो था ही। 1818 1842 का विद्रोह उसी का परिणाम। लेकिन 1848, अब देखिए राजा का विरोध क्यों था, वो कारण बता रहा हूं। 1857 का विद्रोह का पहला कारण राजा और जागीरदार क्यों नाराज थे, उसका पहला कारण। आपको यह पता होगा कि अंग्रेजों की सत्ता संभालने के लिए एक पद बनाया गया था जिसका नाम था गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल ही भारत के जितने क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा था, उस पूरे क्षेत्र पर वही सत्ता संभालता। ऐसा ही एक गवर्नर जनरल बनकर आया, एक ऐसा गवर्नर जनरल बनकर आया जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। नाम लिख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी। उसका नाम, उसका शासन काल था 1848, 1848 से 1856, 1856। लॉर्ड डलहौजी आए। उसने एक पॉलिसी चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चलाई जिसका नाम था हिंदी में हड़प नीति। उसका उद्देश्य ये था, देखो पहले आप
इसके पहले होलकर वंश में भी देखे हो, सिंधिया वंश में भी देखे। इनमें होता क्या था कि जो राजा है कई बार उसकी संतानें नहीं होती थी, तो वो फिर शासन का उत्तराधिकार सौंपने के लिए किसी न किसी को गोद लिया करता था, और वो गोद लेके फिर उत्तराधिकार में शासन से सौंप दिया। जब डलहौजी आया तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चलाई, उसमें ये रूल बना दिया कि अगर आपकी संतान नहीं है तो हम गोद लिए हुए बच्चे को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात आप अपना शासन उत्तराधिकार में गोद लिए हुए बच्चे को नहीं दे पाए। समझ गए? अब जब ये व्यवस्था बना दी तो इस व्यवस्था के चंगुल में कई राजा फंस गए। उन्हीं में से एक रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के पति थे गंगाधर राव। उनकी 1853 में मृत्यु हो गई, और रानी लक्ष्मीबाई का जो एक्चुअल बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने बेटे को गोद लिया और गोद लेकर उसे राजा बनाना चाहा, लेकिन डलहौजी की हड़प नीति के कारण वो उसे राजा नहीं बना पा रही थी, इसलिए झांसी में विद्रोह। अब दूसरी रियासत में आ जाइए, रामगढ़ रियासत, जहां की शासिका बनी थी रानी अवंतीबाई लोधी। एक्चुअल में रामगढ़ रियासत का शासक, रियासत मतलब होता है स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। रामगढ़ रियासत का जो शासक था वो था कुंवर विक्रमजीत सिंह, लेकिन उसका दिमाग सही नहीं रहता था, मतलब मानसिक असंतुलन का शिकार था। तो उसकी जगह में रानी अवंतीबाई लोधी शासन संभालना चाह रही थी, उसे अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहां उनके पुत्र को भी अनुमति नहीं दी जा रही थी, वो भी गोद लिया था। तो रानी अवंतीबाई लोधी का शासन भी हड़पने वाले थे। एक कारण ये, तो पहला कारण ये था कि डलहौजी की हड़प नीति, जिसके कारण लोगों के राज्य छुड़ाए जा रहे थे। एक तो वो अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे, अब वहां से भी उन्हें निष्कासित किया जा रहा था। एक कारण ये। दूसरा कारण, जो बाजीराव द्वितीय था उसको 1818 में पेशवा पद से हटा दिया गया और उसे भेज दिया गया बिठूर, जहां वो पेंशन पाता था, और पेंशन पाते पाते उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई बाजीराव द्वितीय की, तो उनका बेटे थे नाना साहब पेशवा। तो नाना साहब पेशवा को अंग्रेज अब पेंशन भी देने को तैयार नहीं थे, पद तो छोड़ दिए, पेशवा पद भी नहीं दे रहे थे, और अब उन्हें पेंशन भी देने को तैयार नहीं थे, इसलिए नाना साहब नाराज थे। इसके अलावा जो जागीरदार थे, जिन्हें गांवों से टैक्स वसूलने का, गांवों का प्रबंधन देखने का जिम्मा मिला था, वो भी उनके हाथ से छीन लिया गया था, वो अंग्रेजों के पास पहुंच गया था, इसलिए वो भी नाराज थे। तो राजा क्यों नाराज थे, नाना साहब क्यों नाराज, छोटे जागीरदार क्यों नाराज थे, उसका कारण मैंने बताया। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में विद्रोह के कारण बताइए, तो कारण ये जो मैंने आपको। दूसरा कारण था सेना के नाराज। तो सेना के नाराज होने के 2-3 बड़े बड़े कारण थे। एक तो सेना में जो लोग सैनिक थे, उन्हें ये अनिवार्य कर दिया गया था कि आप माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। अब ये भारत में उस समय सेना से ज्यादा बड़ा धर्म माना जाता था। इसको भारतीयों ने, आज भी माना जाता है, आज तो भारतीयों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप माना और सैनिक नाराज हुए। एक कारण।
दूसरा कारण था कि उस समय एक नई राइफल आई थी, उस पर एक कारतूस लगती थी, गोली, उस गोली में चर्बी लगी थी, और उस समय की उस कारतूस को लगाने के लिए पहले उसे मुंह से छीलना पड़ता था और फिर उसमें लगाना पड़ता था। तो अब न हिंदू उसे मुंह में डालने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें चर्बी लगी थी, और उसे बिना मुंह में डाले काटे आप लगा नहीं सकते थे, युद्ध लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो सैनिक नाराज थे। दूसरा। तीसरा कारण ये था कि जो सेना में भारतीय थे और जो अंग्रेज थे, उनमें अंग्रेज और भारतीयों के बीच भेदभाव किया जाता था। काम एक था, लेकिन भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए नाराज थे। तो ये सेना के नाराज होने के 3 कारण हो गए। और भारत में देखिए, आप खाना ना दीजिए चलेगा, सत्ता छीन लीजिए चलेगा, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप नहीं करिए। धार्मिक देश है भारत, शुरू से धार्मिक देश रहा, और वो अभी भी मरने कटने को तैयार रहता है धर्म के नाम। अब तीसरा कारण, जो आम जनता नाराज थी, उसका कारण लिखिए। जनता का नाराज, एक कारण उसमें था रंग भेद किया जाता था। हम कलर में अंग्रेजों से काले दिखते थे, तो हमें हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो एक कारण था रंग भेद। दूसरा कारण था 1800 डलहौजी ने विधवा विवाह मान्य कर दिया, आ गया था विधवा विवाह मान्य करने का। और तब की स्थिति में भारत तो ऐसा देश था कि वो तो सती प्रथा वाला देश, तो वो 1856 सती प्रथा वाला देश, जहां पति खत्म हो जाए तो पत्नी को जीने का अधिकार नहीं देता था, वो भारत देश का उस समय का आदमी कैसे उस महिला को शादी हो जाए उसकी, वो दूसरे घर चली जाए, ये कैसे देख सकता? हालांकि अंग्रेजों का ये समाज सुधार का भारत आजीवन ऋणी है। वैसे तो मेरा अपना व्यक्तिगत मन मानिए तो भारत में अंग्रेज अगर आए, मेरा आधा पॉइंट कहीं ना प्रसारित कर दीजिएगा कि मैं विवादित हो गया, पूरा सुनिएगा तभी अपना निष्कर्ष दीजिएगा। अंग्रेज अगर भारत आए हैं और अंग्रेज अगर भारत में रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज का भारत आपको दिख रहा है। अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो भारत संघ की अवधारणा ही नहीं आई होती, कॉन्सेप्ट में ही नहीं। वही राजतंत्र का जीवन जीते हैं, और हर राजा के लिए उसकी रियासत ही भारत देश था। भारत देश कहीं नहीं था, राष्ट्र कहीं नहीं था। तो जब राष्ट्र और भारत ही नहीं था, तो भारतीयता और राष्ट्रवाद कहां से पैदा हुआ? भारत को भारत बनाने वाले अंग्रेज थे, उन्होंने ही राजाओं के सारे क्षेत्र को मिला के एक भारत का निर्माण किया। उसके पहले भारत राजाओं की रियासतों में बटा देश था, जिसमें किसी रियासत के शासक को भारत देश की स्थिति में सुधार हो, इससे मतलब नहीं। अंग्रेजों ने सारी रियासतों को में अपना कब्जा किया और एक भारत देश की कल्पना 1947 तक में लाके हमें दी, और उसी का परिणाम है कि रियासतों के छोटे छोटे भागों में बटा भारत आज अखंड भारत है। और भारत की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत की एकता और अखंडता को हम अक्षुण्ण रखें। उस एकता और अखंडता, उस भारतीयता, उस राष्ट्रवाद को जागृत करने वाले देश, जागृत करने वाले अंग्रेज, कुछ कमियां थी उनकी, हम परतंत्र थे, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारी चीजों में उन्होंने हमें प्रगति करना भी सिखाया। उन्हीं में से एक विधवा विवाह था। फिर कभी डिस्कशन करेंगे इस मुद्दे पे, अभी पॉइंट के बाहर हो।
एक पॉइंट ये था संतोष का, क्योंकि विधवा विवाह की। दूसरा पॉइंट, सती प्रथा का अंत कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पहले ही। तो सती प्रथा का अंत करने से भी धर्मांध हिंदू नाराज थे। सती प्रथा का अंत करने से भी धर्मांध हिंदू नाराज थे। ये भी असंतोष का एक कारण। तीसरा कारण था कि 1833 का जो एक्ट आया था, नहीं 1813 का, उसमें ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की अनुमति दी और ईसाई धर्म के लोग भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करते थे। और एक नियम और पारित हुआ था, ईसाई धर्म के प्रभाव से एक नियम और पारित हुआ था। वो आदेश था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर कोई भारतीय ईसाई बन जाता है, धर्मांतरण कराते थे, ईसाई बन जाता है, तब भी वो पिता की संपत्ति में अधिकार पाएगा। मतलब धर्मांतरण के बाद भी उसकी संपत्ति उससे नहीं छीनी जाएगी। इन कारणों की वजह से राजा, सैनिक और आम जनता नाराज थी। फेल हम इसीलिए हुए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि लड़ने की वजह सबकी अलग अलग थी। बाद में हम सफल इसलिए हुए क्योंकि सबके लड़ने की वजह देश की स्वतंत्रता कराना। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में राजा स्वतंत्रता नहीं कराना चाहते थे, राजा तो अपनी रियासत लेना चाहते, सैनिक कारतूस से मुक्त होना चाहते थे, आम जनता धर्म में हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहती थी। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के भाव जो थे वो शायद ही कम लोगों में दिखे होंगे। यही कारण है कि इतनी जनहानि के बाद भी हम 1857 में स्वतंत्र नहीं हो पाए। बड़ा कारण था, आगे डिस्कस करें। इन कारणों से असंतोष व्याप्त हुआ। मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है? बीच बीच में बोल दिया करिए तो कुछ समझ में आए कि मेरा कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो भूतों जैसे बोले जा रहा हूँ। नहीं सर, कंटिन्यू करिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक ठीक। अब क्या हुआ, 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो। गंगाधर राव कौन थे? रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके यहां भाग लेने के लिए नाना साहब गए, वही पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र। तात्या टोपे गए, मर्दन सिंह गए, वही मर्दन सिंह जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देके मर्दन सिंह मधुकर शाह को पकड़वाया था, वही मर्दन सिंह। क्योंकि अब राजपाट तो कुछ मिला नहीं था इनको, राजपाट के चक्कर में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पकड़वा कर फांसी दिलवा दिया। अब रियासत नहीं मिली थी, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध आ गए। समझिएगा पॉइंट। फिर उसके बाद बखत वली आई। बखत वली कौन थे? जिन्होंने हृदय शाह को पकड़वाया था। शाहपुर के बखत वली जिन्होंने हृदय शाह को पकड़वाया था वो भी है। इनको दोनों को अपनी अपनी जागीर सिंधिया से अंग्रेजों ने ले ली थी, लेकिन इनको नहीं दी, तो ये फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ये सारे लोग इकट्ठा हुए और कहते ये हैं कि वहीं पर विद्रोह की रणनीति बनी कि कब मौका मिले और इसके खिलाफ विद्रोह किया जाए, ऐसी चर्चाएं वहां। बाद में जब 10 मई 1857 को मेरठ में एक क्रांतिकारी मंगल पांडे ने इस स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जला दी, तो धीरे धीरे उसकी लपटें मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई।
इस स्वतंत्रता संग्राम के संदेश के लिए रोटी और कमल के फूल को चुना गया। रोटी और कमल के फूल को चुना गया था और उसी के माध्यम से संदेश मध्य प्रदेश में भी सब जगह बांटे गए। तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई और बहुत सारे लोगों ने उस संदेश को घर घर पहुंचाया ताकि लोग जागृत हों और स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करें आगे। तो जब 10 मई 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में पहुंची तो मध्य प्रदेश में भी उसकी शुरुआत हुई और मध्य प्रदेश का पहला केंद्र था नीमच। तो लिखें, नीमच में 3 जून 1857 को नीमच सैन्य छावनी पर हमला कर और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। अब जब वहां से अंग्रेजों को भगा दिया गया तो उसके बाद उसकी ज्वाला दूसरी जगह पहुंची। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, नीमच का नाम भी अंग्रेजों ने ही रखा है, हमने केवल उसकी अंग्रेजी चेंज की। पहले नीमच की इंग्लिश हुआ करती थी NIMACH। नीमच की इंग्लिश थी NIMACH और इसका फुल फॉर्म था N फॉर नॉर्थ, I फॉर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, M फॉर मिलिट्री, A फॉर एंड, C फॉर कैवलरी, CAVALRY और H फॉर हेडक्वार्टर। ये फुल फॉर्म के आधार पर उसे नीमच नाम रखा गया था और हमने अब उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, NEEMUCH कर दी, बाकी कोई चेंज नहीं किया। नीमच नाम अंग्रेजों ने ही रखा था और वहीं की सैन्य छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ। बाद में वो भारतीय सैनिक भी उसमें शामिल हो गए और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। अब जब अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया, ए फॉर एंड, वहां से खदेड़ दिया जब अंग्रेजों को, तो वो कहां पहुंचे, कहां विद्रोह की ज्वाला पहुंच गई? तो 14 जून को मुरार छावनी ग्वालियर। छावनी किसको कहते थे? जहां सेनाएं रहती। तो 14 जून को मुरार छावनी ग्वालियर में विद्रोह शुरू हुआ। 20 जून को शिवपुरी में शुरू हुआ। 20 जून को शिवपुरी में शुरू हुआ। ग्वालियर और शिवपुरी की संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। फिर इसके बाद 1 जुलाई को सागर, इंदौर और महू छावनी में विद्रोह शुरू हो गई। 1 जुलाई को सागर, इंदौर और महू में विद्रोह शुरू हो। 6 अगस्त को भोपाल में, 6 अगस्त को भोपाल में, ये मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश के बाहर जो मध्य प्रदेश से जुड़ा था उसमें 4 जून को झांसी, 4 जून को झांसी। अब देखिए, इसमें आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना यह है कि हमारी आपकी सुरक्षा के लिए इन्होंने जान दे दी अपनी, और इनके परिवार की स्थिति यह है कि इनको कोई नहीं जानता। जिन राजाओं ने विरोध किया था, देश स्वतंत्रता का पकड़वाया था, उनके वंशज मजा कर रहे हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोई नहीं जानता। तो आज आपकी ड्यूटी ये है कि इन सब के बारे में जान लीजिए। परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जान तो जाएं कि हमारे लिए कितने लोगों ने अपने प्राण दिए। इसमें अलग अलग जगह में
तो एक जगह का लिखिए रामगढ़ रियासत, रामगढ़ रियासत। यहां पर विरोध किया अवंतीबाई लोधी ने। रामगढ़ रियासत। और लिखिए सागर में, सागर में शेख रमजान और दुलमीर खान, सागर में शेख रमजान व दुलमीर खान ने मस्जिद के गेट पर नगाड़ा बजाकर क्रांति का ऐलान किया। ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा। और सागर के दूसरे भाग में, ये तो सागर में दूसरे भाग में आइए, सागर किले में बखत बली और मर्दन सिंह, वही जो गद्दार जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, वही बखत बली और मर्दन सिंह, सागर किले में बखत बली और मर्दन सिंह के नेतृत्व में आक्रमण, जिसमें बखत बली के सेनापति बोधन दउआ भी शामिल थे। बखत बली के सेनापति बोधन दउआ भी शामिल थे। पिछले पीएससी का ये क्वेश्चन, बोधन दउआ कौन थे? जिसमें बखत बली के सेनापति बोधन दउआ भी शामिल थे। भोपाल के पास, भोपाल रियासत में आदिल मोहम्मद खान व फाजिल मोहम्मद खान ने विद्रोह किया। आदिल और फाजिल मोहम्मद खान ने विद्रोह किया, ये मैं कल भी आपको बताया। दमोह में, दमोह में जमींदार किशोर सिंह व जोरावर सिंह, सब जगह के लिख लीजिए, जोरावर सिंह, किशोर सिंह और जोरावर सिंह। गढ़ा मंडला बड़ा इंपॉर्टेंट, गढ़ा मंडला, ये गढ़ा मंडला रानी दुर्गावती वाला एरिया, गोंड राजाओं का एरिया। गढ़ा मंडला में रानी दुर्गावती के वंशज शंकर साय व उनके पुत्र रघुनाथ साय, शंकर साय व उनके पुत्र रघुनाथ साय ने विरोध किया। दुर्भाग्य से पकड़ गए, और जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तोप के सामने इन्हें बांध दिया गया था, पिता पुत्र दोनों को, और उड़ा दिया। तोप के सामने बांधकर पिता पुत्र दोनों को एक साथ उड़ा दिया। 18 सितंबर 1857। आप सोचिए ये आजादी कितनी बलि देकर, और हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगला विजय राघवगढ़, जो मैहर राज का था, विजय राघवगढ़ मैहर में, वहां एक जमींदार थे सरजू प्रसाद, और उनके सेनापति थे रायबोल। उन्होंने विद्रोह किया और मारे गए। विजय राघवगढ़ मैहर राज्य के जमींदार थे। विजय राघवगढ़ मैहर राज्य के जमींदार ठाकुर प्रसाद थे, ठाकुर सरजू प्रसाद थे, और उनका सेनापति था रायबोल। ये दोनों विद्रोह किए और मारे गए। अभी देखिए आप, कितना लोगों में समर्पण था। जब रायबोल मर गए तो रायबोल की पत्नी नयनी भी युद्ध में कूद पड़ी। रायबोल की पत्नी नयनी भी युद्ध में कूद पड़ी। विजय राघवगढ़ के जमींदार थे ठाकुर सरजू प्रसाद, और उनका सेनापति था रायबोल। वो दोनों मर गए। तो जब मर गए तो रायबोल सेनापति की पत्नी नयनी भी युद्ध में आ गई, और जब वो चारों तरफ से घिर गई
तो कटार मारकर आत्महत्या कर लिया, जैसा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अभी पहुंचूंगा मैं वहां। कटार मारकर आत्महत्या कर। अब मैंने आपको बताया कि शंकर साह और रघुनाथ साह दोनों पिता पुत्र को उड़ा दिया गया, लेकिन त्याग देखिए। शंकर साह की पत्नी थी फूल कुंवरी। शंकर साह की पत्नी फूल कुंवरी ने मंडला में फिर से सेना गठित, मंडला में फिर से सेना गठित, अंग्रेजों से लड़ी, और जब पकड़ जाने का अंदेशा हुआ तो कटार से आत्महत्या कर। अब एक और ऐसा ही सूरवीर था जिसके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, उसके बारे में। मुगल वंश का एक शहजादा था जिसका नाम था फिरोज शाह और दूसरा नाम था हुमायूं। लिखिए, मुगल का शहजादा था फिरोज शाह और ब्रैकेट में हुमायूं भी। ये मुगल वंश के बहादुर शाह का वंशज था। नाम था फिरोज शाह, दूसरा नाम था हुमायूं। इसने उज्जैन के पास महिदपुर में विद्रोह किया। उज्जैन के पास महिदपुर में विद्रोह किया। अगस्त 57 में, अगस्त 1857 में धार किले से जबरन वसूली की। तो सिपाही पैसा वसूला जबरन। उम्र थी इसकी केवल 20 वर्ष, लेकिन इसकी वाणी में वो जोश था कि वो सिंधिया जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसकी वाणी के जोश से सिंधिया की फौज की एक टुकड़ी इसके साथ आ गई, और उस टुकड़ी की मदद से इसने मंदसौर किले पर कब्जा कर। तो अगला पॉइंट, मंदसौर किले पर कब्जा कर। और कब्जा भर नहीं किया। मंदसौर किले में एक गेट था जिसका नाम था मंडी गेट। मंडी गेट में अंग्रेजों को का सर काट कर टांग दिया। मंडी गेट पर अंग्रेजों का सर काट कर टांग दिया। बस आपके काम का इतना ही है, बाकी मैं इसमें और बता देता हूं। बाद में ये बेचारा जब पकड़ जाने का अंदेशा हुआ तो पहले तो इधर उधर छुप के वार करता रहा, और फिर फाइनली ये भारत छोड़ के चला गया। बहुत दिनों तक इसका कोई पता नहीं चला, और उसके बाद कहते हैं 1877 में मक्का में इसकी मौत हुई। इसकी सूचना अंग्रेजों ने प्रसारित की। अपनी पत्नी को ये अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। पत्नी को अंग्रेज परेशान न करें, इसलिए पत्नी को चाहते हुए भी पत्नी को तलाक देना पड़ा। और बाद में कहते हैं इसकी कोई संतान भारत में अभी भी रह रही है, लेकिन लोग नहीं जानते। तो जो क्रांतिकारी थे वो तो मर गए, लेकिन उनके परिवार की बड़ी दुर्गति हुई। झांसी की रानी की बेटे की भी बड़ी दुर्गति हुई। आगे लिखिए। भोपाल रियासत में, भोपाल में आ जाइए। भोपाल ने क्या किया? हर रियासत के बारे में जानना है किसने क्या किया। भोपाल रियासत का तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन सिकंदर जहां, भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया, लेकिन वहीं के दो अधिकारी, नाम लिखिएगा उनका, वली शाह और महावीर कोठा। वली शाह और महावीर कोठा ने झंडा गाड़कर विद्रोह शुरू किया।
झंडा गाड़कर 6 अगस्त 57 से विद्रोह किया। डेट ना भी लिखेंगे चले। और इतना भर नहीं किया इन्होंने, सीहोर में एक नई सरकार ही गठित कर दी। सीहोर में एक नई सरकार गठित की जिसका नाम था सिपाही बहादुर। सीहोर जिले में एक नई हुकूमत या एक नई सरकार का गठन कर दिया जिसका नाम था सिपाही बहादुर। अब अभी 2-3 मिनट है, अभी बात पढ़ा सकते हैं ना। बघेलखंड आ जाते हैं, या बघेलखंड कल शुरू करें? क्यों मिश्रा जी? सर जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं, जैसा आप बोले। बघेलखंड बता दीजिए सर। रात भर नहीं रुक पाएंगे क्या? बघेलखंड का थोड़ा सा बता देता हूँ। रघुराज सिंह जी थे राजा उस समय, वो तो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और नागौद में एक राजा हुआ करते थे राघवेंद्र सिंह, वो भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और इसका प्रमाण यह है कि अंग्रेजों ने इन्हें दोनों को सम्मानित किया। तो बघेलखंड के रघुराज सिंह और नागौद के राघवेंद्र सिंह दोनों को अंग्रेजों ने सम्मानित किया। इसका निष्कर्ष है कि इन दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की। लेकिन बघेलखंड के अंतर्गत एक छोटी सी रियासत थी कोठी। कोठी की जागीर के थे ठाकुर रणमत सिंह, जो नौगांव छावनी में कैप्टन थे। कोठी जागीर के ठाकुर रणमत सिंह नौगांव छावनी में कैप्टन थे। इन्हें जब कहा गया कि तुम मर्दन सिंह और बखत बली को पकड़ो, किसको कहा गया? मर्दन सिंह और बखत बली। कौन मर्दन सिंह बखत बली? जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। तो इन्होंने मना कर दिया, और मना भर नहीं किया। मना करने के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी कर। लेकिन रीवा राज्य के एक हीरा सिंह महाराज थे, हीरा सिंह, उसने इनाम घोषित कर दिया गया था इनके ऊपर, क्योंकि सेना के थे, सेना नौकरी छोड़ के ऐसा किया था। तो रीवा राज्य का एक हीरा सिंह लालची व्यक्ति था, जिसने इनाम पाने के चक्कर में इनको गिरफ्तार करवा दिया और बाद में इन्हें मौत दे दी, फांसी। रणमत सिंह की कहानी। नौगांव छावनी में कैप्टन थे। इन्होंने मर्दन सिंह बखत बली को नहीं पकड़ा, विद्रोह किया, और तो अंग्रेजों ने इनाम घोषित किया। और इनाम घोषित करने के कारण रीवा राज्य के हीरा सिंह ने इनाम के लालच में इन्हें पकड़वा दिया और बाद में। चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, अभी एक दिन के लिए और बाकी है ये, तो अब आगे कल डिस्कशन। जिनको प्रश्न करने हैं अपने हैंड रेज करके प्रश्न कर सकते हैं। फिलहाल विक्रम सोलंकी जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न करिए विक्रम जी। जी सर, थैंक यू सर। सर नीमच का फुल फॉर्म सर आपने क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। एन फॉर नॉर्थ। जी, एन फॉर नॉर्थ। आई फॉर इंडिया। यस सर, इंडिया। एम फॉर मिलिट्री। मिलिट्री। ए एंड कैवलरी, CAVALRY। कैवलरी। हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर। जी सर। और सर एक ये उज्जैन के पास से आपने बताया था, तो थोड़ा सा मिस हो गया था। मुगल वंश के जी का शहजादा फिरोज शाह हुमायूं बहादुर शाह का नाम था ना, फिरोज शाह हुमायूं, एक ही व्यक्ति। इसने उज्जैन वाला जो ऑप्शन उज्जैन के पास महिदपुर में, महिदपुर। थोड़ा सा बता दीजिए सर इसका। महिदपुर में विद्रोह किया था। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक सर। शिवम जी नमस्ते सर। नमस्कार सर ये भोपाल रियासत का जो आपने बताया था सिकंदर जहां बेगम, सर उसके आगे का थोड़ा बता दीजिए। सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन भोपाल रियासत में ही 2 अधिकारी थे, वली शाह और महावीर कोठा।
वली शाह और महावीर कोठा, इन दोनों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया और जी सर, बाद धन्यवाद। में सीहोर जिले में इन्होंने नई सरकार सिपाही बहादुर बनाई। हाँ, और नीलू बोलिए। वर्मा जी, नीलू वर्मा जी, प्रभात जी, प्रभात दो, शालिनी डेहरिया जी, सर ये जो बुंदेलखंड का जो लास्ट टॉपिक था थोड़ा सा और बता दीजिए। हाँ, बुंदेलखंड का जो आपने लास्ट टाइम जो बुंदेलखंड में आप हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। बुंदेलखंड के लास्ट टॉपिक कुछ ऐसा पूछ रहे हैं। बुंदेलखंड बघेलखंड, लास्ट में तो बघेलखंड बताया। बघेलखंड सर, सॉरी। तो राजा थे रघुराज सिंह, नागौद और में थे नागौद के राघवेंद्र सिंह। नागौद में, ये तो आपस में भी चर्चा करके आप आंसर लिख सकते हो एक दूसरे से। प्रतिमा पांडे जी, प्रश्न करिए। हेलो हाँ, प्रश्न करिए। सर, वो जो मुगल वंश के बाद अगस्त 1857 में बताया था आपने, जिसकी बाड़ी में जोश था, उसका नाम क्या था? फिरोज। हेलो। मुगल वंश का शहजादा फिरोज शाह। नहीं सर, वो आपने जिसको बताया था कि उसकी बाड़ी में ऐसा जोश था जिसमें सिंधिया की सेना हाँ हाँ, जुट गई। फिरोज, फिरोज, फिरोज हुमायूं। फिरोज शाह और हुमायूं, दो नाम बताए थे मैंने इसके। जी सर। और सर यहाँ पास आपने जो बताया था ये बाजीराव द्वितीय वाला, रानी अवंती लोधी के बाद। बाजीराव द्वितीय कल बेटा नाना साहब बताया मैंने, और तो कुछ बताया नहीं। ठीक है सर। मैडम इंदिरा ओके सर, सोलंकी, थैंक यू। इंदिरा सोलंकी जी, प्रश्न करिए। सर मुझे रानी लक्ष्मीबाई के बेटे के बारे में पूछना था सर, बताते बताते रुक गए थे। वो कल बताऊंगा। कल। अभी तो रानी लक्ष्मीबाई आया नहीं मैं। ठीक, थैंक यू। कल डिटेल में बताऊंगा। दामोदर राव नाम था वैसे। हीरा सिंह रीवा के राजा नहीं थे वेद प्रकाश जी। पवन मिश्रा जी, प्रश्न करिए। पवन मिश्रा। रीवा के राजा ने, राजाओं ने भर गद्दारी थोड़ी की है, आम जनता ने काहे कम गद्दारी की है। राजाओं की गद्दारी लिखी हुई है, आम जनता को जानता ही नहीं है कि कौन थे हीरा सिंह, इसलिए उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हैं कहाँ के सर, थे कहाँ के हीरा सिंह? रीवा में कहीं के होंगे, अब इनके बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं मिलता है, पर थे यहीं के। अब पता करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। मैडम इंदिरा सोलंकी जी सर। प्रश्न करिए। आपका प्रश्न हो गया? हाँ सर, हो गया मेरा प्रश्न। विनोद राजपूत जी, विनोद राजपूत जी। हाँ जी, जी सर, जी सर। प्रश्न सर ये करिए। गढ़मंडला में रानी दुर्गावती के पुत्र, इसके बारे में थोड़ा पुत्र नहीं, वंशज, वंशज। पुत्र और वंशज में अंतर होता है। नहीं, एक्चुअली सर छूट गया था उस टाइम पे थोड़ा। पुत्र तो हो ही नहीं सकता ना, रानी दुर्गावती तो बहुत पहले थी ना, अकबर के समय। मधुकर शाह नहीं, मधुकर शाह नहीं, उसका शंकर शाह। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह, पिता पुत्र रघुनाथ शाह। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ललित जैन साहब। शंकर शाह और रघुनाथ शाह दो लोग थे, शंकर शाह और रघुनाथ। ओके। ललित जैन जी, ललित जैन जी। सर गुड इवनिंग सर। सर बाजीराव द्वितीय को सर 1818 में हटाकर कहाँ भेज दिया था जहाँ पेंशन मिलती थी? बिठूर, कानपुर के पास एक स्थान है बिठूर। और सर जो ये चर्बी थी, हमने 10वीं 11वीं में इतिहास में पढ़ा था, ये चर्बी सर सुअर की चर्बी हुआ करती थी, जिससे हिंदुओं को आपत्ति थी सर। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू सर। नितिका, मैडम नितिका, प्रश्न करिए।
सर आपने ये रियासतों के बारे में बताया था, इसमें एक सागर वाला बताया था एक तो, और दूसरा सागर के किले में क्या था वो बखत अली व एक और क्या नाम था, बोधना दो बताया था आपने। सर ये रियासतों के बारे में बताया था ना आपने, रामगढ़ रियासत में अवंतीबाई लोधी इन्होंने विद्रोह किया था। सागर किले में क्या बताया था आपने? सागर किले में जी सर, एक सागर में बताया था शेख रमजान व दुलमीर खान ने वो नगाड़ा बजाकर विद्रोह किया था। फिर सागर के किले में भी आपने कुछ बताया था, बखत बली बता देता हूँ। सागर किले में किसने किया? सर सागर के दूसरे भाग में शेख रमजान एवं दुलमीर खान ने। दलवीर नहीं, उसके अलावा दुलमीर खान थे सागर के किले वाला। उसमें बखत बली और मर्दन सिंह और वो सर बोधन मतलब वो क्या नाम था? बखत बली और मर्दन सिंह। जी सर, और आपने बोधन दौआ ऐसा कुछ वर्ड भी यूज किया था, वो पीएससी के क्वेश्चन आया था पीएससी में। वो बखत वली का सेनापति था बोधन दौआ। जी जी सर, बोधन दौआ। थैंक यू। कहाँ से ले गए? मृणाल जी बैठा। मृणाल जी प्रश्न करिए। तिशी शर्मा जी सर। सर ये जो जी सर ये शाहगढ़ के राजा भगत वली ने मीरापुर के शासक हृदय शाह को पकड़वाया, इन्हें किसकी सिफारिश पर छोड़ दिया गया था, माफ करा दिया? स्लीमन। थैंक यू सर। रिहाना जी लगभग प्रश्न हो गए हैं सर। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को और प्रश्न करना है कर सकते हैं। सर ये मंदसौर किले पर जो कब्जा किया था वो किसने किया था? वो फिरोज शाह। और सर शंकर शाह और रघुनाथ शाह इन्हें विद्रोह कहाँ पर किया था? ये गढ़मंडलम। ओके सर, थैंक यू। विजय लक्ष्मी गुप्ता जी का अंतिम प्रश्न है सर, ले लें। विजय लक्ष्मी जी। सर 10 मई 1857 में सर जो फर्स्ट चिंगारी बताई आपने मध्य प्रदेश में, सर उसके आगे थोड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, वो मेरठ में। मध्य प्रदेश में पहली 3 जून 1857 नीमच। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज फिर आपने हम सबको दी, उसके लिए आपका हृदय से आभार। आप सबका जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद। कल सुबह सचिन सर की क्लास सीआरपीसी की रहेगी, आप लोग उससे जुड़ा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्रभात जी गुप्तवंश, चेदी वंश, सातवाहन ये सब पढ़ा चुके हैं सर। थैंक यू सर। हाँ सर ये जो थैंक यू सर। सर ये जो वंश पढ़ा चुके हैं इनका वीडियो मिल सकता है? थैंक यू सर। यार वीडियो तो फेसबुक पता नहीं क्यों वो कर रहा है, हमारे बैन कर देता है। थैंक यू सर। कल का वीडियो बैन कर दिया फेसबुक ने। सर हेलो। हाँ बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आप YouTube पे डालिए, वहाँ पे हटाते नहीं है वीडियो। कर रहा हूँ, उस पे भी प्रयास कर रहा हूँ कि YouTube में लाइव कर दो। सर उसके लिए पेज बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे अपने चैनल। देखिए कल कुछ खाली रहूंगा, कल या परसों तो बनाता हूँ उसको। जी सर। फेसबुक ने तो 50 वीडियो हमारे डिलीट कर दिए, बैन सर कर वो रहा है। रुपए वो मांगते हैं, रुपए मांगते हैं। मैंने पेज बनाया था उसी पे मांगते हैं रोज। हाँ, वो कॉमर्शियल मान के पर डे। YouTube पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, यही करते ही हैं। चलिए चलिए।